बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी FSC 1 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लेक्चर नंबर 1 में जो हमने टॉपिक आज डिस्कस करना है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले हम डिस्कवरी जो है देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम डिस्कवर कैसे किया गया था। न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम स्विस फिजिशियन ने डिस्कवर किया, जिसमें उसने अपना एक हाइपोथेसिस दिया कि आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो उनको एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया, उसका मेन सोर्स क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। पस सेल के न्यूक्लियाई से एक्सट्रैक्ट करने की वजह से इनका जो नेम है वो न्यूक्लिक दिया गया। एसिड आपको पहले नहीं पता था कि इसका ये एसिड है या बेस है नेचर में। तो जब न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल से इसको आइसोलेट किया गया तो इसकी नेचर चेक की गई, तो ये तो ना प्रोटीन था, ना लिपिड था और ना ही कार्बोहाइड्रेट था नेचर में, बल्कि एक डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने जो है ना इसको नेम दे दिया न्यूक्लियन का। ठीक है, न्यूक्लियन का नेम दे दिया गया बिकॉज इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आइसोलेशन इट हैज गिवन द नेम न्यूक्लियन। अब इसको न्यूक्लियाई से एक्सट्रैक्ट करने की वजह से एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड कर दिया गया, जैसे कि न्यूक्लियन है। जब न्यूक्लियन की एसिडिक और बेसिक नेचर चेक की गई तो वो जो नेचर इसकी शो हुई एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस से वो थी इसकी एसिडिक नेचर। तो इस वजह से न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड का नेम दे दिया गया बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। तो आपने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी या इसका काज फॉर द नेम में ये बात रिमेंबर करनी है कि इसको नेम दिया गया on the basis of its isolation and its acidic nature। ठीक है, इन टू प्रॉपर्टीज की बेस पे न्यूक्लिक एसिड को एक डिफरेंट नेम प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल जैसे कि है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और सेकंड आपके पास है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है इसको इंडिकेट करते हैं आप DNA से और राइबो न्यूक्लिक एसिड को आप इंडिकेट करते हैं RNA से। अब जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है इसमें आपके पास जो शुगर प्रेजेंट होती है वो डी ऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, जबकि राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो आपके पास राइबोज शुगर होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स डी ऑक्सी राइबोज शुगर वाइल राइबो न्यूक्लिक एसिड कंटेन राइबोज शुगर। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिकली पॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स जहाँ पे मोनोमर्स का फंक्शन प्ले कर रहे हैं, डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन करते हैं तो वो एक पॉलीमर बना देते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, जब वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करते हैं तो वो एक पॉलीमर बना देते हैं। और जहाँ पे हमारे पास पॉलीमर कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। सो वी कैन से दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसकी फॉर्मेशन में 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप दोनों कंबाइन करेंगे और एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना देंगे। और न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन में आपके पास बेसिस इन्वॉल्व होती हैं और एक राइबोज शुगर इन्वॉल्व होती है और डीऑक्सी राइबोज शुगर इन्वॉल्व होती है। और बेसिस में आपके पास 2 टाइप्स ऑफ बेसिस हैं, दैट इज प्यूरिन बेसिस एंड पायरामिडीन बेसिस। ये 2 टाइप्स हैं बेसिस की जो कि न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाती हैं शुगर के साथ कंबाइन करके।
ये जो है आपके पास कंपोजिशन थी न्यूक्लिक एसिड की। अब न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना है और न्यूक्लियोटाइड्स की कंपोजिशन में कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है तो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। उसमें जो फर्स्ट शुगर है वो हमारे पास है पेंटोज शुगर, दैट इज राइबोज शुगर भी इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप जो पेंटोज शुगर यूज करते हैं वो राइबोज शुगर है। और सेकंड जो कंपोनेंट है वो आपके पास है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है। शुगर जस्ट आपके पास 1 होगी। फॉस्फेट ग्रुप 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो आपके पास है नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस। ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। ये कंबाइन करेंगे और एक न्यूक्लियोटाइड्स को बना देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की आपके पास जो है वो मेजर कितनी टाइप्स हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। उसमें प्यूरीन्स बेसिस आ जाती हैं और पायरामिडीन बेसिस आ जाती हैं। प्यूरीन बेसिस जो हैं वो बेसिकली आपके पास डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं। इसमें आपके पास जो बेंजीन 6 मेंबर्ड रिंग है या 5 मेंबर्ड रिंग है तो वो फ्यूज्ड फॉर्म में होंगी, वो फ्यूज होके एक डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रही होंगी। जबकि पायरामिडीन में आपके पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिसमें सिंगल रिंग पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं और वो एक नाइट्रोजनस बेस की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं और वो नाइट्रोजनस बेस जो आपके पास है वो है पायरामिडीन। ठीक है, तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि प्यूरीन्स कंटेन डबल रिंग स्ट्रक्चर while pyrimidine contain single ring structure. These are the nitrogenous bases. अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि आपके पास प्यूरीन बेसिस में और पायरामिडीन बेसिस में कौन कौन सी बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। प्यूरीन बेसिस जो हैं वो उसमें आपके पास एडेनिन है और गुआनिन प्रेजेंट है जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं। एडेनिन एंड गुआनिन वो आपके पास प्यूरीन बेसिस हैं, जबकि पायरामिडीन बेसिस में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर आ जाता है और इसमें साइटोसिन इन्वॉल्व है, थायमीन इन्वॉल्व है और यूरासिल इन्वॉल्व है। अगर हम डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस देखें तो थायमीन जो बेस है वो जस्ट डीएनए में प्रेजेंट होती है, जबकि यूरासिल जो बेस है वो जस्ट आरएनए में प्रेजेंट होती है। अगर डीएनए को जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए में जो बेस थायमीन प्रेजेंट होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद द यूरासिल। ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब इसमें स्ट्रक्चर्स जो है वो बना दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट में आपके पास प्यूरीन बेसिस हैं। प्यूरीन में फर्स्ट एडेनिन बेस है और सेकंड आपके पास गुआनिन बेस है। अब दोनों जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर बना रही हैं। These are the purine bases in which double ring structure is present, and next three are making single ring structure and are known as the pyrimidine bases. अब इन तीनों में आपके पास कौन से सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये आपके पास pyrimidine bases होंगी, that is cytosine, uracil and thiamine. अब हम न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन की डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड की जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो लिंक्ड होती है विद कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर। अब अगर आपके पास जस्ट न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होगी कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर, वो एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बनेगा, न्यूक्लियोटाइड का नहीं बल्कि न्यूक्लियोसाइड पहले बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोसाइड बनता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस कंबाइन करके न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसी न्यूक्लियोसाइड पे आप अगर थर्ड कंपोनेंट ऐड करेंगे फॉस्फेट ग्रुप, तो वो आपके पास
थर्ड कंपोनेंट कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोज शुगर पे ऐड होगा। पेंटोज शुगर जो आप यूज कर रहे हैं उसके कार्बन नंबर 5 पे जब आप फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे तो वो आपके पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड पे ही अटैचमेंट की है फॉस्फेट ग्रुप की। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास है एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आपके पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे पास है पेंटोज शुगर। ये आपको 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो स्लाइड में शो हो रही है, जिसमें आपके पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 जो हैं वो एंगेज्ड हैं विद इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब जो कार्बन नंबर 1 है उसमें अगर आप देखें तो एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड हुई हुई है। वो कौन सी बेस है? एडिनिन बेस है। ठीक है, जब कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड हो गया तो ये एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बन गया ये वाला, जब इस पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। बट क्या होता है कि नेक्स्ट में 5 पोजीशन पे कार्बन नंबर 5 पे कार्बन नंबर 5 आपके पास ये है। कैसे कि 1 2 3 4 एंड 5 ये आपके पास, और 5 पोजीशन पे जब फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होगी तो वो एक न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो ये 3 पार्ट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जिसमें हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, नाइट्रोजनस बेस को, पेंटोज शुगर को और फॉस्फेट ग्रुप को। ये 3 कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।